गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, यानी कि उद्योग के स्थानीयकरण पर अल्फ्रेड वेबर का एक सिद्धांत है जिसको हम लीस्ट कॉस्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। उस सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग जब किसी भी उद्योग को स्थापित करता है तो वो विभिन्न प्रकार के निर्णय लेता है, जैसे ऑपरेशंस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री, यानी कि किस स्केल पर वो प्रोडक्शन करेगा, क्या क्या टेक्निक के द्वारा प्रोडक्शन करेगा, और लोकेशन उसकी जो उद्योग की वो कहाँ होगी। उद्योग की लोकेशन से संबंधित अनेक विद्वानों ने अध्ययन किया, तो उन्हीं में से एक हैं अल्फ्रेड वेबर, जिन्होंने 1909 में एक सिद्धांत दिया जो जर्मन भाषा में थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशंस के नाम से प्रसिद्ध। उन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक में उन्होंने ये इंडस्ट्रियल लोकेशन का एक सिद्धांत दिया जिसको लीस्ट कॉस्ट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब लीस्ट कॉस्ट थ्योरी या ऑप्टिमम लोकेशंस, उसमें अध्ययन किया गया कि बेस्ट इकोनॉमिकल लोकेशंस क्या होनी चाहिए, यानी कोई भी उद्योग जब स्थापित होता है तो उसके लिए बेस्ट इकोनॉमिक लोकेशंस कहाँ पर होगी। तो इसलिए उन्होंने इस पर एक सिद्धांत दिया जो 1929 में उसका ट्रांसलेशन हुआ जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश में। तो जर्मन अर्थशास्त्री थे अल्फ्रेड वेबर। उन्होंने अपना सिद्धांत शुरुआत में जर्मन लैंग्वेज में लिखा, जो बाद में 1929 में पब्लिश हुआ इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अल्फ्रेड वेबर ने विभिन्न अलग अलग मान्यताएं दी हैं। ये उनका एक सिद्धांत नॉर्मेटिव अप्रोच है। नॉर्मेटिव अप्रोच मतलब आप समझते हैं, जिसमें कुछ पूर्व निर्धारित शर्तें होंगी, अगर वो शर्तों की प्राप्ति हो तभी वो लागू होता है। तो इसलिए डिटर्मिनिस्टिक और नॉर्मेटिव अप्रोच का एक मॉडल है जो पर्टिकुलर्स जिसकी रूट करते हैं टॉड प्लांडर और एडवर्ड हुअर के सिद्धांत के आधार पर उनकी स्टडी किया, और उसके आधार पर एक नई थ्योरी उन्होंने बनाई, लीस्ट कॉस्ट थ्योरी। अब इस सिद्धांत की सबसे पहले हम मान्यताएं जानते हैं। इस सिद्धांत की मान्यता है कि अल्फ्रेड वेबर की मान्यता थी एकाकी प्रदेश होना चाहिए। उस प्रदेश में, यानी कि एक स्वतंत्र, उस प्रदेश में जलवायु, स्थलाकृति, मानव जाति, तकनीकी दक्षता और सर्वत्र समरूप होनी चाहिए। वह एक ही राजनीतिक सत्ता के अंडर हो। जैसा कि हम मानते हैं कि एकाकी प्रदेश होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने दूसरे दिया कि कच्चे माल जो इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाएगा उसके स्रोत और अवस्थिति का पूर्ण रूप से बोध होना चाहिए, यानी कि वो किस स्थिति पर मिलेंगे और वो कहाँ से मिलते हैं, इसका पूर्ण रूप से बोध हमें पहले ही होना चाहिए, या उद्योग लगाने वाले को पहले इसका बोध होना चाहिए। श्रम की निश्चित क्षेत्रों में पर्याप्त उपलब्धता हो। पर्याप्त उपलब्धता का अर्थ हुआ कि जो श्रमिक हैं उनकी संख्या और पर्याप्त स्थानों पर फिक्स होनी चाहिए, और उन स्थानों पर वो श्रमिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, कुछ निश्चित स्थानों पर ही वो मिलेंगे। नेक्स्ट जो मान्यता है वह कि जो परिवहन लागत है वो भार और दूरी के अनुपात में बढ़नी चाहिए, यानी कि जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी और जितना भार बढ़ेगा उसी अनुपात में परिवहन लागत हमारा बढ़ता जाएगा। कुछ प्राकृतिक सर्वत्र सुलभ होने चाहिए संसाधन, यानी कि प्राकृतिक संसाधन कुछ ऐसे होने चाहिए जो सभी जगह समान रूप से उपलब्ध हों। कुछ स्थानीय होने चाहिए कि निश्चित मात्रा में कहीं पर मिलेंगे, और उपभोग केंद्र और बाजार के संदर्भ में हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, यानी कि जो उद्योग लगा रहा है उसकी मार्केट, उत्पाद कहाँ पे उसका कंजप्शन होगा या कहाँ पे वो सेल होगा, उसकी मार्केट कहाँ, उसके बारे में उसको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। और एक समय में एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने ये कुछ मान्यताएं दी कि अगर ये मान्यताएं हैं तो ये सिद्धांत पूर्ण रूप से अप्लीकेबल होगा।
इनके साथ उन्होंने कुछ तकनीकी वर्ड्स का प्रयोग किया जो सिद्धांत में बार बार प्रयोग होगा, इसलिए उन शब्दों के बारे में या उन शब्दों का या तकनीकी शब्दों का अर्थ भी हमें जान लेना चाहिए। जैसा यूबिक्विटस मटेरियल होता है, यह सर्वत्र सुलभ पदार्थ, एक ऐसा पदार्थ है जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जहां उद्योग लगाने के लिए स्टडी किए जा रही हैं समान रूप में उपलब्ध होना चाहिए, जिसका मूल्य भी सर्वत्र समान हो और मात्रा भी सभी जगह समान रूप में मिलता हो। तो पहला उन्होंने यूबिक्विटस मटेरियल यूज किया। दूसरा है लोकलाइज मटेरियल या स्थानीय पदार्थ, वह पदार्थ जो किसी विशेष स्थान पर मिलता है, वो पूर्ण रूप से सभी जगह समान मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। जैसे लोहा, कोयला पर्टिकुलर क्षेत्रों पे ही वो मिलेगा। तीसरा जो है उसके बाद प्योर मटेरियल या शुद्ध पदार्थ का प्रयोग किया। शुद्ध पदार्थ का अर्थ है कि वे कच्चे माल जिनका भार उत्पादित प्रक्रिया में कम नहीं होता है, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी कि जैसे सूत है वो धागे के रूप में बराबर में उत्पादित फाइनल मटेरियल के रूप में उत्पादित होता है। उसके बाद उन्होंने दिया ग्रोस मटेरियल। ग्रोस मटेरियल ऐसे पदार्थ या जिनका भार उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कम हो जाता है। जैसे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम उत्पादन में बॉक्साइट की अपेक्षा एल्यूमिनियम का भार काफ़ी कम होता है। बॉक्साइट मिश्रित पदार्थ है। फिर इसके बाद आता है स्थानीयकरण, जो है बार, लोकेशन वेट है, प्रति इकाई उत्पादित वस्तु के लिए कच्चे माल का परिवहन बार एवं उत्पादित वस्तु को बाजार तक ले जाने के परिवहन, दोनों बार में मिलाकर स्थानीयकरण बार कहलाता है। यानी कि कच्चे माल पर कितना ट्रांसपोर्ट होता है और फिर बाजार तक लेकर जाते हैं किस प्रकार, तो वो स्थानीयकरण वेट होता है किसी भी पदार्थ को उत्पादित करने में। उसके बाद होता है लेबर कॉस्ट, होता है कि प्रति इकाई उत्पाद तैयार करने में कितने लेबर कॉस्ट हमें लगा, उसको सूचकांक निकालते हैं। उसके बाद मटेरियल इंडेक्स है, किसी भी वस्तु, उत्पादित वस्तु एवं उसकी कच्ची सामग्री के भार के अनुपात को पदार्थ सूचकांक कहते हैं। यानी कि कच्चे माल को हम जब तैयार माल से डिवाइड करते हैं तो उसका इंडेक्स निकलता है। जिस भी बार का इंडेक्स 1 होता है तो वह बार शुद्ध कहलाएगा, और जिसका 1 से अधिक होगा मान तो वह क्या है, मिश्रित या ग्रोस में आता है। और एक उन्होंने दिया आइसोडापेन। आइसोडापेन का अर्थ है यह एक समान परिवहन लागत के बिंदु पथ को दर्शाने वाली रेखा है। तो लागत दृष्टि से सर्वोत्तम बिंदु से दूर हटने जिन जिन बिंदुओं पर परिवहन खर्च व इकाई में वृद्धि होती है उनको मिलाने वाली रेखाओं को आइसोडापेन कहते हैं। तो वेबर महोदय ने विभिन्न टेक्निकल शब्दों का प्रयोग किया। अब वेबर ने, अगर आप देखेंगे, बेसिकली अपना जो औद्योगिक सिद्धांत दिया, उन्होंने स्थानीयकरण के निम्नलिखित कारकों पर आधारित कहा। जैसे नंबर 1 परिवहन लागत, यानी कि परिवहन लागत किस प्रकार उद्योग की स्थिति को प्रभावित करता है। नंबर 2 पे श्रम लागत, लेबर कॉस्ट होता है। और नंबर 3 पे इफेक्ट ऑफ एग्लोमरेशंस है। यानी कि 3 प्रमुख आधार दिए उन्होंने, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और इफेक्ट ऑफ एग्लोमरेशंस। तो नंबर 1 पे आते हैं परिवहन लागत का उद्योग के स्थानीयकरण पर क्या प्रभाव है। उपरोक्त तीनों में से वेबर ने परिवहन लागत को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना किसी भी उद्योग की अवस्थिति निर्धारित करने के लिए। और उन्होंने कहा कि न्यूनतम जो लीस्ट कॉस्ट होगा उसमें आप देखेंगे जहाँ पर परिवहन लागत कम होगा वहाँ पर चांसेज रहेंगे। इसलिए इसमें उन्होंने 2 अलग अलग केस दिए। नंबर 1 वह केस जिसमें एक पदार्थ कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। नंबर दूसरा जो केस है उसमें दो पदार्थ कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। तो पहला
केस में उन्होंने कहा कि 4 अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस बनती हैं जहां पर उद्योग लगाया जाता है। अगर कच्चा माल सर्वत्र सुलभ है या यूबिक्विटस है तो उद्योग हमेशा मार्केट के नज़दीक लगेगा, क्योंकि उस पर परिवहन कॉस्ट कोई आता नहीं है, और मार्केट को पे लगाएंगे तो वहाँ मार्केट तक लेकर जाने में उस पर परिवहन कॉस्ट नहीं आएगा, इसलिए उद्योग मार्केट के नज़दीक लगेगा। वो कहता है अगर कच्चा माल स्थानीय है पर प्योर है तब भी उद्योग मार्केट के नज़दीक लगेगा। स्थानीय का अर्थ है कि वो कहीं पर है पर प्रोसेस में वो शुद्ध है, यानी कि उसका पूर्ण रूप से बाहर यूँ कहीं उत्पादित तैयार हो, तो वो मार्केट चाहे फिर कच्चे माल के नज़दीक लगा ली जाए या उद्योग के नज़दीक लगा ली जाए, दोनों ही केस में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सेम लगेगा, तो उद्योग कहीं भी हो सकता है। अब तीसरे केस में वो कहता है अगर कच्चा माल मिश्रित पदार्थ का उपयोग, कच्चे माल में मिश्रित यानी कि जो ग्रोस मटेरियल का उपयोग होता है जो वेट लूज करता है प्रोसेस में, अगर वह है तो उसमें उद्योग आप देखेंगे कच्चे माल के नज़दीक लगेगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है उत्पादित मटेरियल पर उन्होंने कम वहन करना पड़ता है इन कंपेयर टू जो कच्चे माल के हैं। अगर कच्चे माल को मार्केट तक लेकर जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, इसलिए इस केस में जो इंडस्ट्री है वो मार्केट के नज़दीक न होकर कच्चे माल के नज़दीक होगी, और कच्चा माल शुद्ध है और सर्वत्र सुलभ है तो इस स्थिति में भी बाजार के निकट ही होगी। तो ऐसे 4 अलग अलग सिचुएशन उन्होंने बताई अगर कच्चा माल एक प्रयोग होता है। इसी प्रकार केस 2 में उन्होंने बताया कि अगर दो कच्चे माल इंडस्ट्री में प्रयोग होते हैं तो उनकी लोकेशन निर्धारण करने में अलग अलग समीकरण बनेंगे। अगर दोनों कच्चे माल सर्वत्र सुलभ हैं तो इंडस्ट्री मार्केट के नज़दीक होगी, क्योंकि परिवहन व्यय नहीं करना पड़ेगा। यदि एक कच्चा माल सर्वत्र सुलभ है और दूसरा कच्चा माल शुद्ध मटेरियल है तो भी उद्योग किसके नज़दीक होगा, उद्योग बाजार के नज़दीक होगा, क्योंकि एक पर ही ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उन्होंने वहन करना पड़ेगा और पूर्ण वो भी शुद्ध है तो उसमें वेट में कोई लूज नहीं होगा। यानी दोनों कच्चे माल बाजार से अगर दूर हैं और दोनों शुद्ध हैं तो कारखाना बाजार के समीप होगा। क्यों होगा, क्योंकि चाहे वो वहीं उत्पादित कर लें या कहीं भी कर लें तो उत्पादित करने में बराबर का ही कॉस्ट आएगा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तो उसके नज़दीक ही लगेगा। और यदि दोनों कच्चे माल फिक्स हैं किसी निश्चित बिंदुओं पर और दोनों अशुद्ध हैं तो वेबर ने बताया कि ऐसे उद्योग का स्थानीकरण अवस्थिति त्रिकोण ट्रायंगल के अनुसार उद्योग की स्थिति होगी, इसका निर्धारण कठिन होगा, इसलिए समय के समाधान हेतु वेबर ने स्थानीय त्रिभुज का सहारा लेकर उन्होंने बताया, जैसे इसमें आपको डायग्राम में एक त्रिभुज दिख रही है तो उसमें CAB और मटेरियल 1 और मटेरियल 2 A और B से ट्रांसपोर्ट होकर P पर वो लगेगा। तो इस प्रकार उन्होंने इसमें भी 4 अलग अलग बताई, क्योंकि परिवहन कॉस्ट P पर सबसे कम आएगा इन कंपेयर टू अदर क्षेत्र। तो अब इन्होंने अलग अलग, ये पहला है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और कच्चा माल और यूबिक्विटस मटेरियल और प्योर मटेरियल में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में किस प्रकार भिन्नता आती है और वह किस प्रकार उसको निर्धारित करता है, उसके आधार पे ही उन्होंने बताया कि इस प्रकार से समीकरण बनने पर इस प्रकार होगी। पर उन्होंने बताया इफेक्ट, दूसरा एक और कारक बताया, इफेक्ट ऑफ लेबर कॉस्ट इन इंडस्ट्रियल लोकेशन। वेबर ने उद्योग के स्थानीयकरण में परिवहन लागत के बाद मजदूरी लागत को प्रभावशाली बताया। उनका मत था कि मजदूरी लागत की कमी के कारण भी उद्योग स्थापना न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से विचलित हो सकती है। यानी कि अगर कोई उद्योग है तो उद्योग ये जरूरी नहीं कि लीस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की जगह ही लगेगा। अगर ऐसा कोई लोकेशन बनता है जहाँ पर लेबर कॉस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को बैलेंस कर देता है, और तो तब वो देखते हुए लेबर कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए उद्योग की स्थिति उन क्षेत्र के नज़दीक लगाई जा सकती है जहाँ पर
श्रमिकों का जो कॉस्ट है वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, बढ़ी हुई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को बैलेंस कर दें। तो इस प्रकार जहाँ पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अधिक हो जाता है तो वहाँ पर वेबर ने बताया कि जो इंडस्ट्री है वो आई सोडा पेन को फॉलो न करके क्रिटिकल आई सोडा पेन की तरफ मूव हो जाएगा। आई सोडा पेन होता है समान लागत वाले जो सर्कुलर या केंद्रीय चापे हैं। अगर आप देखेंगे डायग्राम में तो एन और एम बाजार दिखाए गए हैं, जिनके चारों तरफ जो हैं अलग अलग प्रकार के सर्कल हैं जो इक्वल ट्रांसपोर्ट को या इक्वल कॉस्ट को दर्शाते हैं, इक्वल लागत इकाई को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार अगर वो लेबर उसको बैलेंस कर देता है तो मजदूरी या लेबर अवेलेबिलिटी की जगह उद्योग स्थापित हो जाता है। उद्योग पर एक और प्रभाव है इफेक्ट ऑफ एग्लोमेरेशंस। एग्लोमेरेशंस क्या होता है? एग्लोमेरेशंस 3 प्रकार के होते हैं। कारखानों का अधिक विस्तार हो जाए, एक ही उद्योग के कई कारखाने एक ही स्थान पर स्थापित हो जाएं, या विभिन्न उद्योगों में एक स्थान पर स्थापित होने। अब इस प्रकार की सिचुएशंस अगर बनती हैं तो उपरोक्त तीनों प्रकार में समूहीकरण से उत्पादन लागत में कमी आ जाती है। यानी कि अलग अलग प्रकार की उद्योग से जो उसकी बेसिक फैसिलिटी है, जैसे उत्पादन, बड़े पैमाने पर उत्पादन लाभ, विक्रय संबंधी सुविधाएं, तकनीकी सुविधा, आधारभूत ढांचागत सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं उद्योग को मिल जाती हैं और जिससे उसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बैलेंस हो जाता है। तो इस ऐसी अगर परिस्थिति हो जाती है तो उद्योग एग्लोमरेशंस वाले प्रदेश में लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि 3 अलग अलग आधारों पे या सिचुएशंस के आधार पे उद्योग लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल या तो वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देखा जाता है, फिर या लेबर कॉस्ट देखा जाता है, या फिर इफेक्ट ऑफ एग्लोमेरेशंस होता है। तो ये तीनों ही उद्योग की स्थिति को निर्धारित करते हैं और जहाँ पर इन तीनों को संतुलित करके सबसे कम कॉस्ट लगता है उसको उत्पादन इकाई के लिए, तो वहीं पर उद्योग का इकाई स्थापित की जाती है। उन्होंने कंक्लूजन के तौर पे बताया उद्योग स्थानीयकरण में विभिन्न स्थानों की सापेक्षिक परिवहन लागत का ही प्रभाव होता है। वेबर का मत था कि परिवहन लागत के सामान्य स्तर पर प्रभाव नहीं पड़ता, वरन विभिन्न स्थानों की सापेक्षिक परिवहन लागत का ही असर होता है। उद्योग की स्थापना शुद्ध कच्चे माल के स्रोत पर अनिवार्य नहीं, क्योंकि अगर वो माल शुद्ध है तो उस मटेरियल के नज़दीक लगाने के लिए आवश्यक नहीं है। और स्थानीय जो त्रिभुज का सिद्धांत दिया उन्होंने कच्चे माल के सापेक्षिक बार पर निर्भर करता है, और यानी कि सापेक्षिक जो फाइनल उत्पाद में तैयार हो और जो कच्चा माल का बदे यूज होता है उनका सापेक्षिक जो बार है और उन पे लगने वाला ट्रैवलर कॉस्ट है। जहाँ भी तीनों का जो मिनिमम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा वहीं पर उद्योग की लोकेशंस होगी। अब ये इस प्रकार से उन्होंने अपनी मान्यताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार से उद्योग को स्थापित करने के लिए लिस्ट कॉस्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया। अब आते हैं कि लिस्ट कॉस्ट थ्योरी में क्या कमियां हैं या इसका क्रिटिकल क्या हो सकता है। यद्यपि अल्फ्रेड वेबर ने इस सिद्धांत के आर्थिक भूगोलवेताओं अल्बर्ट वेबर के इस सिद्धांत को आर्थिक भूगोलवेताओं ने बहुत मान्यताएं दी हैं, पर निम्नलिखित आधारों पर इस सिद्धांत की आलोचना की गई है। जैसे कच्चे माल के स्रोत एवं बाजार के अंदर निश्चित बिंदु नहीं वरन अक्षेत्रीय विस्तार होता है। यानी कि उन्होंने कहा भी पर्टिकुलर बिंदु और उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कच्चा माल बिंदुओं के रूप में न मिलकर पूरा क्षेत्रीय विस्तार हो जाता है। उदाहरण के व्यवहार में कृषिगत कच्चे मालों का क्षेत्रीय विस्तार बहुत दूर तक फैला होता है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि उद्योग जो मटेरियल है वो पूरे क्षेत्रीय विस्तार होने के कारण किसी पॉइंट पर नहीं होता है। इसके बाद वेबर ने उद्योग स्थानीयकरण के अपने संपूर्ण विश्लेषण में आर्थिक कारकों जैसे परिवहन, समूहीकरण आदि को अत्यधिक महत्ता दी। जबकि अगर आप देखेंगे पी दयाल ने इंडस्ट्रियल लोकेशन इन इंडिया में भौगोलिक कारकों के महत्व पर बड़ी चर्चा की। यानी कि परिवहन लागत के साथ साथ जो भौगोलिक कारक हैं वेबर ने उनको
नहीं छुआ या उनको बिल्कुल छोड़ दिया गया, जबकि वो भी उनकी कॉस्ट को निर्धारित करते हैं। वेबर ने उत्पादन प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया, तकनीक एफिशिएंसी पर ध्यान नहीं दिया। वेबर की मान्यता थी कि परिवहन लागत बार एवं दूरी के अनुपात में बढ़ती है, परंतु व्यवहार में परिवहन लागत बढ़ती दूरी के अनुपात में सापेक्षता घटती है। यानी कि अगर देखेंगे तो कम दूरी और जितनी दूरी बढ़ती जाएगी बार जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो अनुपातिक रूप से कम हो जाएगा। वो बढ़े तो गा, परंतु रेट ऑफ इंक्रीज डिस्टेंस के साथ साथ वो गिर जाता है। तो इस प्रकार यह भी मान्य नहीं है, न्यूनतम लागत बिंदु ही अधिकतम लाभ का बिंदु नहीं। यानी कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे न्यूनतम लागत हो वहीं पर है, उसके साथ साथ उसने मार्केट फैसिलिटी और वो मिलने वाला जो लाभ है वो अन्य बहुत सारे फैक्टर पर भी निर्धारित करता है, न केवल एक न्यूनतम लागत। वेबर की विश्लेषण पद्धति में भी कई दोष हैं, जैसे श्रम गुणांक के अंतर्गत श्रम लागत व अन्य कई प्रकार की लागतों से अंतर संबंध स्थापित होना चाहिए, न केवल उनके वजन से। उन्होंने केवल बार को महत्व दिए। वेबर ने जो डायनामिक ऑफ लेबर है उसको नज़रअंदाज किया और उन्होंने कहा कि फिक्स पर्टिकुलर जगह पे होनी चाहिए और उन्हीं जगह पे जो लेबर है वो मूवमेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके आधार पर भी उन्होंने नहीं दिया। वेबर ने मांग और पूर्ति के स्थानिक परिवर्तनों के प्रभाव को महत्व नहीं दिया, यानी कि जो डिमांड एंड सप्लाई होती हैं उनके बीच या उनके स्थानिक जो परिवर्तन होते हैं उनको भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया। उद्योगों के स्थानीयकरण पर वर्तमान परिस्थितियों में राजनीतिक और सामाजिक कारकों का प्रभाव को नकारना उचित नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे मिस्र में न तो कोयला भंडार थे हल्द्वानी में और न ही लौह अयस्क उत्खनन, परंतु वहाँ लौह इस्पात उद्योग अपनी चरम स्थिति में है। इस प्रकार वेबर ने मांग सर्वत्र समान रखने की कल्पना की, जो वास्तविक जगत में दृष्टव्य नहीं है। हालांकि उपरोक्त बहुत सी कमियां इस सिद्धांत में हैं। समीक्षा स्पष्ट है कि इसका व्यवहारिक कम और काल्पनिक अधिक है, पर वेबर के उद्योग के स्थानीयकरण संबंधी विश्लेषण के दोषों और आलोचनाओं के बावजूद वेबर सिद्धांत उद्योग की स्थापना में क्रमबद्ध विश्लेषण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। पूर्ववर्ती यानी कि उससे पहले के जो सिद्धांतों ने वेबर के बाद के जो सिद्धांत आए उन्होंने वेबर के सिद्धांत से प्रेरणा ली और इस सिद्धांत की मान्यताओं में वास्तविकता का अधिकाधिक समावेश करके कई विद्वानों द्वारा इसे सार्थक और उपयोगी बनाने का प्रयास किया है। उन विद्वानों के विचारों पर जिन्होंने वेबर के सिद्धांत का परिमार्जन किया, आप देखेंगे कि वेबर का सिद्धांत हालांकि पूर्ण रूप से एप्लीकेबल नहीं है, परंतु उन्होंने औद्योगिक इकाई के स्थानीयकरण के लिए एक क्रांतिकारी सिद्धांत दिया, जिस पर आगे चलकर बहुत अध्ययन हुए और इस पर विभिन्न प्रकार के उद्योगों की लोकेशन को निर्धारित करने वाले इस कारकों की दिशा में एक विशेष और क्रांतिकारी कदम माना गया। तो वेबर का यह प्रयोग एक सराहनीय प्रयास था जो उद्योग के स्थानीयकरण को प्रदर्शित करता है। थैंक यू।